हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी श्रेणी। माय नेम इज संदीप कौर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर जो मैं आपके साथ आज सॉल्व करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे उतने हम करेंगे, बाकी के जितने रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। जैसे अभी आपको ये तो पता चल गया होगा कि पेपर पैटर्न अब बोर्ड एग्जाम में कैसा आने वाला है। वो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके सैम्पल क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट्स के डाल दिए हैं। उसके मैंने ऑलरेडी मैं इस पे 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, साइंस की अलग से, मैथ्स की अलग से। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपको पेपर पैटर्न नहीं पता चला बोर्ड एग्जाम का तो जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए। लेकिन ये उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन ये क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ के बहुत ही अच्छे स्कूल का ये क्वेश्चन पेपर है जो अभी हाफ ईयरली एग्जाम सबके चल रहे हैं। तो ये हाफ ईयरली एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में जो चैप्टर्स कवर किए गए हैं वो चैप्टर नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14 एंड 15। मतलब टोटल इतने चैप्टर्स इस क्वेश्चन पेपर में कवर किए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैंने खुद से ये देखा है क्वेश्चन पेपर। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं जो इस स्कूल ने ये हाफ ईयरली में बच्चों को एग्जाम में डाले हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और साथ में आपको एक और फायदा होगा ये वीडियो देखने का कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है अपनी आंसर शीट पे, वो भी आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है हर एक क्वेश्चन को, ताकि हमारे फुल में से फुल मार्क्स आए, कोई भी नंबर आपके कटने के चांसेस ना हो। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, तो चलते हैं सबसे पहले पार्ट ए में। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन नंबर 1 है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 484 इज। ये 4 ऑप्शंस गिवन है आपको। ठीक है, इसमें क्या है आपको एक्सपोनेंट ऑफ 2 बताना है। पहले तो आप 484 के फैक्टर्स बनाएंगे। अब एक्सपोनेंट क्या होता है आपने बहुत 7th 8th क्लास से ही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट चैप्टर किया हुआ है। ठीक है, बेस और उसकी जो पार होती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। सबसे पहले आपने 484 के फैक्टर्स बनाए, उसके बाद आपने देखा कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 मतलब कि 2 की कितनी पार्स है हमें वो बताना है। यहाँ पे अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 होता है। तो 2 की पार कितनी बार आ रही है? 2 टाइम्स। तो 2 इज द राइट आंसर। 2 क्या है? पार है। किसकी पार है? 2 रेस्ट पर 2 इंटू 11 रेस्ट पर 2। तो ये जो 2 है ये हमारे पास बेस है और ये जो 2 है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो हमें एक्सपोनेंट बताना है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? 2। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली इज। ये 4 चॉइसेस गिवन है। अब देखें आप इस क्वेश्चन को ध्यान से कि ग्रेटेस्ट नंबर बच्चा हमें फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो अगर हम देखें एचसीएफ के एलसीएम, तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जहां पे ग्रेटेस्ट लिखा है इसका मतलब हमें हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि हमें क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। लेकिन साथ में इन तीनों नंबर्स को अगर हम इस ग्रेटेस्ट नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो एक ये वाला नंबर रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, ये नंबर पे रिमाइंडर 2 आएगा और इस नंबर पे रिमाइंडर 3 आएगा। तो हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि ये 1 को 1251 से माइनस करेंगे, इस 2 को हम 9377 से माइनस करेंगे और इस 3 को हम 15628 से माइनस करेंगे। और उसके बाद माइनस करने के बाद इन तीनों को यहाँ पे मैंने माइनस किया, तो ये जो 3 नंबर्स हमारे पास आए इन नंबर्स का हम क्या करेंगे? इनके फैक्टर्स बनाएंगे और फैक्टर्स बनाने के बाद यहां से हम उसका ग्रेटेस्ट नंबर मतलब कि उसका एचसीएफ निकालेंगे। इज दैट क्लियर? एचसीएफ तो आपको निकालना आता ही होगा। किस तरह से एचसीएफ निकालते हैं? जैसे ये मैंने 1250 ये सबके मैंने फैक्टर्स लिख लिए, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखें ये 5 तीनों में आ रहा है और यहाँ पे भी ये 5 तीनों में आया, ये 5 भी आ गया और ये 5 भी, मतलब 4 टाइम्स 5 जो है ये तीनों फैक्टर्स तीनों नंबर्स में हमारे आ रहा है। तो इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास 625 क्या आ गया हमारा आंसर। तो 625 ऑप्शन कहाँ पे है? डी में है। इज दैट क्लियर? इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे चॉइस आ गई है। ठीक है,
इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1080 एंड देयर एलसीएम इज 60 फाइंड देयर एचसीएफ। बहुत इजी है, आपको कंडीशन क्या लगानी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें 1080 गिवन है, LCM हमें 60 गिवन है, वहां से हम HCF निकाल लेंगे। ये 60 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और कटिंग करके आपका आंसर क्या आ जाएगा 1818। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं कोई क्वेश्चन आपको समझ में आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहां पे भी पूछ सकते हैं। मैं आपको दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोज आर। अब देखो प्रोडक्ट एंड सम आपको गिवन, पहले वर्ड प्रोडक्ट लिखा है, इसका मतलब ये जो 5 है ये हमें प्रोडक्ट गिवन है। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि जो आपको पहले गिवन हो और पहला नंबर जो को गिवन हो उसी को एक दूसरे के इक्वल लेते हैं। ये नहीं कि आप प्रोडक्ट यहाँ पे पहले नंबर पे है आप दूसरा नंबर इसके इक्वल लोगे, नो। रिस्पेक्टिवली मतलब यही होता है कि यहाँ पे पहला जो प्रोडक्ट है वही जो पहली वैल्यू है वो प्रोडक्ट की होगी, सेकंड जो सम है सेकंड वैल्यू जो है वो 8 नंबर जो सम की होगी। इज दैट क्लियर? अब हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला है, आपको वो फॉर्मूला याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू के मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे हमें वैल्यूज को पुट करना है। अब के की जगह के रह जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब सम ऑफ जीरोस हमें 8 गिवन है तो उसकी वैल्यू हमने 8 एक्स का एक्स आ गया और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें 5 गिवन है तो प्लस 5, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इज दैट क्लियर? ये इस तरह से करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, तो ये ऑप्शन हमारे पास आ गई। यहाँ पे हमें सारी ऑप्शंस में के गिवन था तो इसलिए मैंने फॉर्मूले में के को लिखा है। इन केस हो सकता है कि कहीं आपको बोर्ड एग्जाम में के ना गिवन हो, मतलब आपको के की जगह सिर्फ यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको गिवन हो, तो आपको क्या करना है, के की वैल्यू नहीं डालनी, आपको फॉर्मूला सिर्फ यही लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इज दैट क्लियर? उसके बाद आगे हम चलते हैं, इसी पे भी एक और चॉइस है। इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, 1 जीरो मतलब कि मान लो कि हमारे पास 2 जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अल्फा एंड बीटा। मान लो हमें ये अल्फा की वैल्यू गिवन है तो वहां से हम बीटा निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा के, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें के फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है, हमने 1 जीरो लेट क्या कर लिया, अल्फा को 2, अदर जीरो बीटा ही रहने दिया। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। तो यहां से हमारे पास बी की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास के। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि इसको हम जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वेयर ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास सी 3 है और सी की वैल्यू है के। तो हमें बस वही वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा हमने 2 ले लिया है तो 2 प्लस बीटा, यहाँ से बीटा निकल आया -5। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है तो उसकी वैल्यू होती है सी ओवर ए। तो अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, वहां से हमारे पास के क्या आ गया -10। इज दैट क्लियर? तो आपको जो बोर्ड एग्जाम में भी पेपर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, आपने इस तरह से सारा सोल्यूशन करना है ताकि आपका कहीं पे भी कोई भी मार्क्स कटने के कोई गुंजाइश ना रहे, ठीक है, और आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमें फाइंड करने हैं इसके। तो ये भी बहुत इजी है, आपको स्प्लिटिंग मेथड जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आपको उसको यूज करना है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने तो बहुत ही ईजी तरीके से अपने बच्चों को कराया हुआ है, आपको भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। इनको हमने इस तरह से लिखा 1 और 2, इसका हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। ये सेंटर वाला जो होता है इसको हम सम कह देते हैं। यहां से हम फैक्टर्स निकालेंगे, वो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए और जिन दोनों को प्लस या माइनस करके हमारे पास क्या आए 3। तो ये तो बहुत इजी फैक्टर्स हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 2, और 2 को 1 के साथ प्लस करो तो क्या होता है 3। तो हमने बस ये स्प्लिट मिडल टर्म ये होती है bx की, तो हमने इसको स्प्लिट करना है किसके साथ, 2x प्लस 1x के साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2x प्लस x आ गया प्लस 2 कैसे आया कि हमें क्या करना है, ये भी फर्स्ट वैल्यू भी एज इट इज, लास्ट वैल्यू भी एज इट इज, बस 3x को हमने स्प्लिट किस में किया 2x प्लस x में। अब हमें क्या किया,
इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन क्या आया हमारे पास, इन दोनों नंबर्स में हमारे पास कॉमन x आ गया, तो अंदर रह गया x+2। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं उसका नंबर 1 सहारा है, मतलब कि 1 कॉमन आ गया, तो अंदर रह गया x+2। अब देखिए x+2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया x+1 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली -2 एंड -1। जो हमने x की वैल्यूज निकाली दैट आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गई, -2, -1, तो ये हमारी सी ऑप्शन हो गई। नेक्स्ट 2x प्लस वाई की वैल्यू 23 है, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19। हमें x और y फाइंड करना है, बहुत इजी है। आप एक चैप्टर नंबर 3 में से है ये क्वेश्चन। बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 23 इक्वेशन नंबर 1, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस वाई कोफिशिएंट सेम है, तो ये एज इट इज कट हो रहे हैं, तो इसको हमने एडिंग करेंगे तो इसकी कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऐड, तो इसको ऐड किया, 4x प्लस 2x 6x हो गया, इसको प्लस किया 42, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब ये x की वैल्यू यहाँ तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में करें, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो वहां से y क्या आ गया 9। तो हमारे पास x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो 7,9 जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। इसी पे अगेन चॉइस गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इफ p प्लस 3q इक्वल्स टू 6 एंड 2 माइनस 2q इक्वल्स टू 10। बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें x और y दोनों निकालने थे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ q की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं है, ये भी हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका -2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है, तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, इसको मल्टीप्लाई 1, मतलब मैंने किसके कोफिशिएंट्स को इक्वल किया, p के कोफिशिएंट्स को इक्वल किया। तो ये 2 ऊपर इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई, ये 1 नीचे वाली इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास क्या आ गए, कोफिशिएंट सेम आ गए। अब देखें ये 2p दोनों प्लस में है, बिल्कुल सेम है, प्लस प्लस के साइन है, तो ये आपस में इनकी कटिंग नहीं होगी, तो उसके लिए हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ ऑलरेडी माइनस, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल, तो ये प्लस प्लस क्या हो गया, 6 + 2 8q, 12 माइनस 10 क्या आ गया 2। तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो हमें सिर्फ q की वैल्यू निकालने को कहा था, इसलिए p पे हमें नहीं जाना। अगर मान लो p और q दोनों फाइंड करने को कहे हो, तो ये जो q की वैल्यू निकाली है, इन दोनों इक्वेशन में से एक में आप पुट करें और हम p की वैल्यू भी वहां से निकाल लेंगे। तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/4। इज दैट क्लियर? अगर समझ में अच्छे से आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे मैसेज कर देना कि यस, हम मेरी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल परफेक्ट है, और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन। अब आपको बेटा नो सोल्यूशन गिवन है, ठीक है, तो कंडीशन किसकी लगाएंगे, नो सोल्यूशन की, और यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। k कौन सी, सेकंड इक्वेशन में गिवन है, बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 विच इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, और सेकेंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो यहाँ से a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 c1/c2, यहाँ से हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब देखिए ये तो नॉट इक्वल्स टू है, तो इसको लेने की जरूरत नहीं, हमें k की वैल्यू निकालनी, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं, नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ये चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो हम इसको अगेन जनरल फॉर्म से ही कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। तो यहाँ से b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू -5। तो वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास प्लस में आया, मतलब +21 आया, विच इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 हो तो उसका नेचर क्या होता है, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स आते हैं, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सी आ गई, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। कॉमन डिफरेंस हमें AP का 3 गिवन है, कॉमन डिफरेंस मतलब स्मॉल d आपको 3 गिवन है। A20 - A15 की वैल्यू निकालनी है। A20 मतलब 20th टर्म और A15 मतलब 15th टर्म, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगर हम 20th टर्म, अब आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता होगा, nth टर्म हम किस तरह से निकालते हैं, an = a + n - 1d।
तो हमें A20 मतलब n की वैल्यू 20, तो अगर हम यहाँ पे 20 पुट करें तो A प्लस 20 माइनस 1 क्या हो गया 19D। तो A प्लस 19D किसका फॉर्मूला आ गया A20 का। तो A20 की जगह मैंने क्या लिख दिया A प्लस 19D, माइनस की जगह आ गया माइनस। A15 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 15 पुट करें तो A प्लस 15 माइनस 1 दैट इज 14, तो A प्लस 14D बन गया। यहाँ से जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो नेगेटिव है ब्रैकेट के बाद साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, माइनस A माइनस 14D, A से A हो गया कैंसिल, तो 19 में 14D माइनस किया, हमारे पास रह गया 5D। अब ये रह गया 5D, लेकिन हमें कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है 3, मतलब कि D की वैल्यू 3 गिवन है, तो 5 इंटू 3 क्या हो गया 15, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने करवा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चेक द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये आपको एक गिवन है इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं। तो ये बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इक्वेशन गिवन है, हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को मतलब x को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बन गया। अब क्या करेंगे कि ये जो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स गिवन है इनको सबको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो हमारे पास 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर माइनस में, ये 3x और ये प्लस 1 इधर माइनस में 1 में हो गया, ये प्लस 1 उधर माइनस 1 हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन गया, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब नाउ इट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, जनरल फॉर्म भी यही होती है, वही हमारी आ गई। हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 है। अगर मान लो बीच में 3x नहीं होता तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, मान लो माइनस 1 नहीं होता तो भी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते। लेकिन अगर हाईएस्ट डिग्री 2 ना होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते। तो इसलिए क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2 होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो इसमें भी चॉइस है, ठीक है, आपको इसमें फर्स्ट टर्म बतानी है, कॉमन डिफरेंस बताना, तो वो तो बहुत ईजी है। फर्स्ट टर्म देखो, जो सबसे पहले नंबर गिवन होता है उसी को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, मतलब कि ये A1 है फर्स्ट टर्म, ये A2 है सेकेंड टर्म, ये A3 है थर्ड टर्म, ये A4 है फोर्थ टर्म। अगर हमें सेकेंड टर्म में माइनस फर्स्ट टर्म करना है, मतलब -1 अगेन माइनस और फर्स्ट टर्म की वैल्यू अगेन माइनस में है, वो माइनस माइनस प्लस में हो गया, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4। एक तो ये है। इसके बाद चॉइस है इस क्वेश्चन में, तो चॉइस में क्या गिवन है, फाइंड द 10th टर्म। आपको हमें 10th टर्म फाइंड करनी है, मतलब A10 फाइंड करना है। तो A10 का फॉर्मूला अगेन अगर हम an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d करें, तो n की वैल्यू अगर हम 10 लें तो 10 माइनस 1 9, मतलब a प्लस 9d बनता है। a की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, फर्स्ट नंबर पे जो गिवन होता है वो a होता है। कॉमन डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 2 वो हो गया 5, तो 9 इंटू 5, तो यहाँ से हमारे पास 10th टर्म आ गई। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से है। साइन ए की वैल्यू 12/13 गिवन है, हमें कॉस ए निकालना है। तो हमें साइन ए की गिवन है 12/13। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वहां से हम बेस निकाल लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस नहीं गिवन, तो पाइथागोरस लगा के हमने बेस को निकाल लिया। अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास 5 जो हमने अभी निकाला है, और हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो 5/13 कॉस ए की वैल्यू आ गई। ट्रिग्नोमेट्री में भी अगेन चॉइस गिवन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये 8.2 एक्सरसाइज में से है। अब आप बस वहीं पे आपको वैल्यूज को पुट करना है, टेबल में से वैल्यूज को देखना है और इस सम को निकालना है। नेक्स्ट 12th पे चलते हैं। 9 secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, 8.4 का क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान से देखें, तो देखिए हमें आइडेंटिटी क्या यूज करनी है, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू secant स्क्वायर a। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास secant स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, तो इन दोनों को यूज करके हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी बनती है, ये वाली 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू secant स्क्वायर a। यहाँ से अगर हम secant स्क्वायर tan स्क्वायर इस साइड पे माइनस में ले जाएं तो इसकी वैल्यू हमारे पास रह जाती है 1, और वो 1 वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, वो 9 इंटू 1, तो हमारे पास क्या आ गया 9 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी का है, हमें रेड किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए टोटल आउटकम्स आपके पास 52 है। अब रेड किंग, अब किंग, नंबर ऑफ किंग कार्ड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें से 2 ब्लैक और 2 रेड होते हैं, है ना। अब रेड किंग निकालना मतलब फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गई, टोटल आउटकम्स 52 है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्या हो गया 2/52 कटिंग करके 1/26 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी का आंसर ना एक्चुअली हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करता है। जैसे मान लो ये प्रोबेबिलिटी P ऑफ E मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है। तो यहाँ और दूसरी साइड देखें 1 या 1 से छोटी होती है। मतलब कि अगर हम नंबर लाइन पे जाएं तो ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, तो हमारा आंसर 0 से लेके 1 तक इसके बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और इसके बीच में अगर 0 से नेगेटिव चला जाए या 1 पॉइंट कुछ चला जाए तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होती। अब यहाँ पे 0.6 इट मीन्स ये भी प्रोबेबिलिटी है। 15% मतलब 15/100, तो इसको अगर हम पॉइंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 ब्लैंक की फॉर्म है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड डैश। तो यहाँ पे इसका आंसर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्यों? क्योंकि कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, अब टेंजेंट क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अब टेंजेंट का सर्कल पे कॉमन पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है, तो वहां पे अगर हम यहाँ से एक रेडियस को ड्रॉ करते तो सर्कल पे ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और इनका रेडियस का और टेंजेंट का आपस में रिलेशन क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल पे ये कॉमन पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है मोड एंड मीन ऑफ द डाटा आर 12 and 15 फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में है, जहां पे इंपीरिकल फॉर्मूला आपको गिवन है 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। तो ये देखें मोड गिवन है 12, मीन गिवन है 15, तो मोड की वैल्यू 12, मीन की वैल्यू 15 पुट करके हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मीडियन। ये 3 बाद में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करके 14 हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन। तो यहाँ पे ये सेक्शन ए हमारा खत्म हो गया। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो केस बेस्ड ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले भी, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये वाले केस बेस्ड भी मुझसे करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस पे भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, ये भी केस बेस्ड में आपको अच्छे से समझा दूंगी। इसके बाद है हमारे पास सेक्शन 3 पार्ट बी, ये हमारे पास कौन से मार्क्स के, ये 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आज आपको 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो